A very good morning to all of you. Today is 17th of May 2021, Monday. Inspiration of the day is it's hard to beat a person who never gives up. In today's discussion, we are going to cover these articles. So let's start with article number 1 given on page number 3. Center initiates anti-dumping investigation on solar imports. जैसा कि हम सभी अपने पिछले कई डिस्कशन में कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि जो इंडिया की डिपेंडेंसी है सोलर पैनल को लेकर के वो चाइना, वियतनाम और ताइवान जैसे कंट्रीज़ पर बहुत ज़्यादा है। और सोलर पैनल के ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लेकर के इंडिया कई बार WTO में भी हिट फेस कर चुका है। कई सारे जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने इंडिया के सोलर पैनल एक्विजिशन पॉलिसी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी को लेकर के इंडिया की कई बार WTO में कंप्लेन करी है। और हम सभी को पता है कि जो भी इंडिया का रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट है, एम्बिशियस टारगेट जो इंडियन गवर्नमेंट ने सेट किया है, उसमें सोलर एनर्जी का बहुत सिग्निफिकेंट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आज आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए व्हाट इज़ द टारगेट ऑफ इंडिया फॉर रिन्यूएबल एनर्जी। इंडिया ने जो रिन्यूएबल एनर्जी के लिए अपना टारगेट रखा है, कितने गीगावाट्स का टारगेट रखा है और कब तक का टारगेट रखा है, और डिफरेंट जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस हैं लाइक सोलर, विंड, हाइड्रो, उन सब का कितना कितना परसेंटेज है। तो आज आप कमेंट सेक्शन में मुझे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर देंगे। आप देख लेते हैं न्यूज़ क्या है। बेसिकली सेंटर गवर्नमेंट ने चाइना, वियतनाम और ताइवान से आने वाले जो सोलर पैनल हैं, जो सोलर इक्विपमेंट्स इंपोर्ट होते हैं, उन पर इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट कर दिया है डंपिंग प्रोसेस को लेकर के। तो अगर हम बहुत सिंपल फॉर्म में बोले तो एंटी डंपिंग इन्वेस्टिगेशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने चाइना से, वियतनाम से और ताइवान से आने वाले सोलर इंपोर्ट पर इनिशिएट कर दिया। अब क्वेश्चन है कि क्यों इनिशिएट किया और ये एक्चुअली होता क्या है, व्हाट इज दिस पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन इज ऑल अबाउट। तो बेसिकली दो कंपनीज ने, मुंद्रा सोलर पीवी और जुपिटर सोलर पावर, जिसमें से मुंद्रा सोलर पीवी जो है दैट इज़ द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑफ अदानी ग्रुप, अदानी इंटरप्राइजेस की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो बेसिकली सोलर इंपोर्ट्स में, सोलर पैनल में डील करती है। तो मुंद्रा सोलर पीवी और जुपिटर सोलर पावर ने डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में कंप्लेन फाइल करी है कि चाइना, वियतनाम और ताइवान से इंडिया में सोलर पैनल डंप किए जा रहे हैं। एंड दिस इज द थर्ड टाइम सिंस 2012 that the domestic solar manufacturers have approached the government for relief from the imported solar content. सोलर पैनल और सोलर कंटेंट को लेकर के बहुत ज़्यादा इश्यूज इंडिया में हमेशा से आते रहे हैं। इनिशियली इंडिया ने जब सोलर इंपोर्ट करने के लिए जो पॉलिसी लाई थी, उसमें जो डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट डाली थी, उसको लेकर के US से WTO चला गया था। इसके बाद इंडिया ने अपने डोमेस्टिक मार्केट में जो मैन्युफैक्चरर्स हैं सोलर पैनल्स के, सोलर कंटेंट के, उनको इंपोर्ट करने के लिए बहुत सारी PLI स्कीम्स भी, प्रोडक्टिविटी लिंक स्कीम भी लाई, जिससे कि इंडिया की जो डिपेंडेंसी है फॉरेन मार्केट पर वो कम हो जाए। तो काफ़ी सपोर्ट प्रोवाइड करने की कोशिश करी इंडियन गवर्नमेंट ने जो डोमेस्टिक सोलर मैन्युफैक्चरर्स हैं, सोलर कंटेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं, जिसने कि इंडिया की जो डिपेंडेंसी है फॉरेन मार्केट में वो स्पेशली चाइना पर वो रिड्यूस हो और जो इंडिया का एम्बिशियस टारगेट है रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के वो ईजिली अचीव हो जाए, क्योंकि सोलर एनर्जी इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इनटू दैट रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट। अब इस न्यूज़ को समझने के लिए डंपिंग को समझना बहुत ज़रूरी है। मे बी माइट बी मैनी ऑफ द स्टूडेंट are knowing that what is this dumping. It's a very simple economic concept। अगर डंपिंग की बात करें, बेसिकली डंपिंग जो टर्म है वो इंटरनेशनल ट्रेड में यूज़ होता है, और इंटरनेशनल ट्रेड में कंट्रीज आपस में बिजनेस और ट्रेड करते रहते हैं। कब किसी बिजनेस या ट्रेड को डंपिंग कहा जाएगा, या वो कब डंपिंग के क्राइटेरिया के अंडर में वो पर्टिकुलर ट्रेड या पर्टिकुलर बिजनेस आएगा किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को लेकर के। सो इट इज़ व्हेन अ कंट्री और अ कंपनी एक्सपोर्ट अ प्रोडक्ट एट अ प्राइस that is even lower in the foreign importing market than the price in the exporter's own domestic market. It means अगर कंट्री A और कंट्री B के बीच में बिजनेस हो रहा है, ट्रेडिंग हो रही है, तो कंट्री A के जो बिजनेसमैन है या कंट्री A के जो ट्रेडर्स हैं, वो अपने प्रोडक्ट के प्राइस कंट्री B के लिए इतने कम कर देते हैं कि उतने कम प्राइस पे वो प्रोडक्ट उनके खुद के कंट्री में अवेलेबल नहीं होता। और ऐसा क्यों करते हैं कंट्री ए के जो ट्रेडर्स हैं या बिजनेसमैन हैं? बेसिकली कंट्री बी की मार्केट को डिस्टॉर्ट करने के लिए,
अब यहाँ पर क्या केस है सोलर पैनल के केस में, चाइना, वियतनाम और ताइवान से जो आने वाले सोलर पैनल हैं, सोलर कंटेंट हैं, उनका प्राइस इतना कम रखा जा रहा है इंडियन मार्केट में कि इतने कम प्राइस में वो सोलर पैनल, वो सोलर कंटेंट चाइना, वियतनाम और ताइवान की खुद की मार्केट में अवेलेबल नहीं है। और उससे क्या हो रहा है, उससे ये हो रहा है कि जो इंडिया के जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं, जस्ट लाइक मुंद्रा सोलर पीवी, जुपिटर सोलर पावर, जो इंडिया में सोलर कंटेंट को, सोलर पैनल को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उनको नुकसान हो रहा है, क्योंकि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कंपनी से डेफिनेटली वो सस्ते सोलर पैनल और इफेक्टिव और कॉस्ट इफेक्टिव सोलर पैनल खरीदेंगे। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं कि इंडिया के बने हुए हैं या फॉरेन के बने हुए हैं या इम्पोर्टेड हैं या एक्सपोर्टेड हैं। उनको तो जो कम इन्वेस्टमेंट में, कम पैसे में अवेलेबल होगा उसको वो खरीदेंगे। इससे क्या होता है, धीरे धीरे उस पर्टिकुलर डोमेस्टिक मार्केट में डिस्टॉर्शन आता है, कंपटीशन होल्ड करता है। तो कंपनी जो सरवाइव कर रही होती हैं एनी हाउ, वो धीरे धीरे लॉस में आने लगती हैं, धीरे धीरे वो ख़त्म हो जाती हैं। और जब उस पर्टिकुलर डोमेस्टिक मार्केट से सारी कंपनीज ख़त्म हो जाती हैं, जो फॉरेन कंपनीज होती हैं चाइना, वियतनाम, ताइवान की, वो फिर अपने जो सोलर पैनल हैं, सोलर कंटेंट हैं, जो भी प्रोडक्ट्स हैं, उनके प्राइस को सिग्निफिकेंटली इंक्रीज करेंगी। इट मीन्स पहले वो इंडिया को अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाएंगी by distorting that domestic manufacture और domestic market of India, और उसके बाद वो प्राइस डिक्टेटर बन जाएंगे, अपने अकॉर्डिंग प्राइस सेट करेंगे सोलर पैनल का, सोलर कंटेंट का। क्यों? क्योंकि उसके बाद जो इंडिया की जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो सोलर एनर्जी बनाने वाली कंपनीज हैं, उनके पास डोमेस्टिक मार्केट में कोई भी ऑप्शन नहीं रह जाएगा, क्योंकि सारी कंपनीज तो खत्म हो चुकी होंगी बिकॉज ऑफ द टफ कंपटीशन, बिकॉज ऑफ दिस डंपिंग। तो इसीलिए जो लोकल गवर्नमेंट्स होते हैं, किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट, वो हमेशा इस बात पर नज़र रखती हैं कि किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट में डंपिंग नहीं होनी चाहिए। और चाइना और इंडिया के बीच में डंपिंग को लेकर के हमेशा से इश्यूज रहे हैं। चाइना हमेशा से इंडिया की मार्केट को में डंप करता रहा है, चाहे वो चाइनीज़ टॉयज़ हों, चाहे वो चाइनीज़ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हों, चाइनीज़ मोबाइल फ़ोन्स हों, या किसी भी तरह के डे टू डे यूज़ के चाइनीज़ आइटम्स हों। And because dumping typically involves substantial export volume of a product, it often endangers the financial viability of the product manufacturer or producer in the importing nation. अब कई बार क्वेश्चन होता है कैसे डंपिंग कर सकते हैं मैम, जब उनके खुद की मार्केट में जब प्राइस इतना ज़्यादा है, तो वो इंपोर्टिंग मार्केट में इतना कम प्राइस पे किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कैसे सेल करते हैं। तो देयर आर नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन्वॉल्व। वी विल डिस्कस ऑल दिस क्वेश्चन इन सेपरेट वीडियो, अदरवाइज ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो बेसिकली डंपिंग को रोकने के लिए हर गवर्नमेंट प्रोविजन लगाती है, चाहे वो इंडिया ही हो या अदर कंट्रीज ही हो। लेकिन इसमें यहाँ पर एक कैच ये है कि जब कभी भी डंपिंग को रोकने के लिए एक्स्ट्रा टैरिफ या टैक्स इंपोर्टिंग कंट्री इम्पोज करती है किसी इंपोर्टिंग प्रोडक्ट पे या इंपोर्टिंग सर्विसेज पे, तो बहुत बार ऐसा होता है कि जो कंट्री इंपोर्ट कर रही होती है, जो एक्सपोर्ट कर रही होती है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, वो चली जाती है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल में या WTO में शिकायत कर देगी कि इंडिया ने अननेसेसरी टैरिफ या अननेसेसरी टैक्स इम्पोज किए हैं हमारे प्रोडक्ट पे, जिससे कि हमारा प्रोडक्ट को इंडियन डोमेस्टिक मार्केट में अनफेयर ट्रीटमेंट मिल रहा है, हमारा प्रोडक्ट कॉस्टली हो रहा है। एज पर द WTO नॉर्म्स, जो जितने भी WTO के मेंबर्स हैं, उनको सारी कंपनीज को इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कंट्री ऑफ ओरिजिन, सारी कंपनीज को और उनके प्रोडक्ट को, सर्विसेज को इक्विटेबल और फेयर ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। और अगर कोई कंट्री ऐसा डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी अडॉप्ट करती है तो फिर WTO में उसके अगेंस्ट केस चलता है। तो कई बार इंडिया जब भी इस तरह के टैरिफ या टैक्स इंपोर्ट करती है डंपिंग को रोकने के लिए, क्या प्रोसेस होती है? बेसिकली प्रोसेस ये होती है, कोई अगर प्रोडक्ट सस्ता आ रहा है, आपको पता है कि इट इज़ अ डंपिंग, ये प्रोडक्ट डंप हो रहा है, चाइना की मार्केट में ये प्रोडक्ट 10 रुपये का और इंडिया में वो 5 रुपये में बेच रहा है, तो इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है कि 15 रुपये का, 10 रुपये का या 5 रुपये का टैरिफ एक्स्ट्रा इम्पोज कर देती है, ड्यूटीज एक्स्ट्रा इम्पोज कर देती है कि अगर चाइना से ये प्रोडक्ट आएगा 5 रुपये में, तो उस पर 5 रुपये एक्स्ट्रा टैरिफ या ड्यूटीज देनी होगी, जिससे कि फिर वो इंडिया की मार्केट में वो जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, वो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर के जो प्रोडक्ट हैं उनकी कॉस्ट के, उनके प्राइस के बराबर आ जाता है। तो लेवल फील्ड जनरेट होती है। बट कई बार इंडिया को ये प्रूव करने में, ये डिफेंड करने में WTO में बहुत मुश्किल आती है कि ये जो टैरिफ लगाया गया है, जो एक्स्ट्रा ड्यूटी इम्पोज करी गई है, डंपिंग को रोकने के लिए करी गई है। तो डेफिनेटली अगर कोई कंट्री किसी भी तरह का एंटी डंपिंग इन्वेस्टिगेशन कर रही है या एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा रही है, तो उसको ये प्रूव करना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डंपिंग
हो रही थी उसके मार्केट में, इसलिए उसको रोकने के लिए उसने एंटी डंपिंग ड्यूटी इम्पोज करी है। And for this news, in a Gazette notification dated on May 15, the DGTR said it has submitted the case under the prima facie evidence of inquiry to the domestic industry by such solar imports. So मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने कंप्लेन फाइल कर लिया और उस पर बहुत जल्दी एंटी डंपिंग इन्वेस्टिगेशन होगा। अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम की, तो जो कंप्लेन आई है ये इस टाइम आई है जबकि यूनियन गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बेसिक कस्टम ड्यूटी जो कि सोलर पैनल्स पे लगती है उसको इंक्रीज कर दिया। तो बेसिकली रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है बेसिक कस्टम ड्यूटी ऑफ 40 and 25% ऑन सोलर सेल्स एंड सोलर मॉड्यूल्स, जिसको 1 अप्रैल 2022 से एप्लीकेबल होना है। अभी 50% की सेफ गार्ड ड्यूटी ऑलरेडी इम्पोज्ड है सोलर इंपोर्ट्स पर, जो कि जुलाई में दिस पर्टिकुलर ईयर में एक्सपायर कर रही है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने ड्यूटी रिवाइज करके 40 और 25% और इंक्रीज कर दिया है। तो फिलहाल के लिए DGTR का ये कहना है कि देयर इज अ प्राइमा फेसी एविडेंस अवेलेबल दैट द नॉर्मल वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट or the goods in the subject countries are higher than the net export price। तो जो प्राइमा फेसी एविडेंस मिले हैं DGTR को, उसके अकॉर्डिंग उसको देखते हुए फिलहाल के लिए केस जो है वो इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट कर दिया गया। और अगर ऐसा पाया जाता है कि चाइना, ताइवान या वियतनाम से डंपिंग हो रही है सोलर पैनल की, सोलर मॉड्यूल्स की, सोलर कंटेंट की, तो प्रॉबेबली देयर आर चांसेस कि फिर से टैरिफ और एक इंक्रीज टैरिफ या ड्यूटीज इम्पोज करी जाए। और उसका एक अदर इफेक्ट भी है, अगर ज़्यादा टैरिफ, ज़्यादा ड्यूटीज इम्पोज करेगी इंडियन गवर्नमेंट सोलर पैनल पे या सोलर मॉड्यूल्स पे, तो इंडिया में वो डिस्करेज करेगा सोलर एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग को लेकर, क्योंकि कॉस्टली हो जाएंगे सोलर पैनल्स। तो डेफिनेटली इट विल हैम्पर और डिस्करेज द सोलर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। तो कई सारे एक्सपर्ट्स का इसमें डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। और जैसा कि मैं बता चुकी, तीसरी बार ही कंप्लेन करी गई है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स। तो कई सारे एक्सपर्ट का कहना है कि रादर देन कंप्लेनिंग फॉर डंपिंग, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर शुड मेक देयर सोलर कंटेंट कॉस्ट इफेक्टिव। कितनी बार वो लगी हों, कितनी बार वो गवर्नमेंट से सपोर्ट, और कितना सपोर्ट वो गवर्नमेंट से लेंगे, कभी ना कभी उन्हें इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पीट करना पड़ेगा। और अभी अगर इंडिया की डिपेंडेंसी की बात करें तो 90% ऑफ इंडिया सोलर इक्विपमेंट डिमांड मेट थ्रू इंपोर्ट, जिसमें से 80% चाइना से आता है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, दैट इज आर्टिकल नंबर 2 गिवन ऑन पेज नंबर 5। व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी नॉट रियली अ चॉइस, एक्सपर्ट्स। हम सभी को पता है वी ऑल आर यूजिंग व्हाट्सएप, कि व्हाट्सएप अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को अपडेट कर रहा है। आपके पास डेली नोटिफिकेशन आते होंगे अनटिल अनलेस आपने उसको एक्सेप्ट नहीं कर लिया है। तो जो सैटरडे से इफेक्ट में स्ट्रिक्टली आ जाएगा। और इस पर कहा कि ऐसे जो यूज़र्स हैं जो इस पर्टिकुलर व्हाट्सएप की न्यू प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो आगे शायद फर्दर व्हाट्सएप यूज़ ना कर पाए। तो इट इज़ not just like an option for the user have to accept it। तो इस पर्टिकुलर प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर के व्हाट्सएप को कई साइड से क्रिटिसिज्म मिल रहा है। व्हाट्सएप की अगर प्राइवेसी पॉलिसी की बात करें तो व्हाट्सएप ने कई बार अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को रिवाइज करने की कोशिश करी है और कई बार बैकफायर हुआ है, और जिसकी वजह से व्हाट्सएप को वो नई प्राइवेसी पॉलिसी वापस लेनी पड़ी। बट इस बार अभी तक ऐसा कोई ऑप्शन नहीं आया है। बट स्टिल दिस न्यू प्राइवेसी पॉलिसी बाय व्हाट्सएप रिसीव्ड क्रिटिसिज्म फ्रॉम सेवरल क्वार्टर्स फॉर नॉट रियली गिविंग यूजर द चॉइस टू ऑप्ट आउट। और जो नई प्राइवेसी पॉलिसी आ रही है उसको लेकर के इंडियन गवर्नमेंट ने भी व्हाट्सएप को बोला है कि व्हाट्सएप शुड विदड्रॉ दिस पर्टिकुलर अपडेट। हालांकि 15 मई तक इसको पर्टिकुलर डिफर कर दिया गया था इस इशू को। व्हाट्सएप ने अभी तक इस पर कोई भी डिसीजन नहीं लिया है। And in an earlier update to its frequently asked question page, the Facebook owner messaging services said it would give everyone time to review and continue to remain those who haven't had that chance to do so to review and accept। और एक काफ़ी वीक्स के बाद फाइनली एंड इवेंचुअली इट बिकम persistent। तो अभी भी व्हाट्सएप को क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ रहा है, एंड द रिमाइंडर्स will not become persistent for all users at the same time।
एंड इफ यूजर विल नॉट एक्सेप्ट दिस रिमाइंडर्स, और जब तक रिमाइंडर्स तब तक आते रहेंगे जब तक यूजर उसको एक्सेप्ट नहीं करता, और यूजर एक्सेप्ट नहीं करता इसके बाद भी, तो फॉर दिस पर्टिकुलर इनकाउंटर्स विल लिमिट द फंक्शनैलिटी ऑन व्हाट्सएप फॉर स्पेशली दोज यूजर्स। तो इनिशियली थोड़ा कम फंक्शनैलिटी रिड्यूस करेंगे, और जैसे जैसे टाइम निकलता जाएगा अगर यूज़र ने एक्सेप्ट नहीं करी प्राइवेसी पॉलिसी तो यूज़र वोंट बी एबल टू रिसीव इनकमिंग कॉल्स और नोटिफिकेशन, and WhatsApp will stop sending messages and calls to your phone as per the people aware about this matter. अब देख लेते हैं some other news clips. कोवैक्सीन कैपेसिटी scaled up to 500 million doses. तो हैदराबाद बेस्ड वैक्सीन मेकर भारत बायोटेक ने फाइनली अप्रैल में जो एक्सपेंशन किया था उस एक्सपेंशन के अकॉर्डिंग नाउ Bharat Biotech is able to manufacture Covaxin to 500 million doses per year. तो जिस तरह से इन रिक्वायरमेंट बढ़ रही है इंडिया में उसको देखते हुए भारत बायोटेक ने फिलहाल के लिए अपने आप को एक्सपेंड किया और अप्रॉक्सीमेटली 500 मिलियन डोजेस पर ईयर इंक्रीज प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी को अचीव कर लिया है। और भारत बायोटेक का ये भी कहना है कि जो कोवैक्सीन है वो फिलहाल के लिए एज पर द करंट डेटा एनालिसिस, एज पर द करंट डेटा अवेलेबल, दिस पर्टिकुलर वैक्सीन स्लॉट इज इफेक्टिव अगेंस्ट ऑल द available or current variant as well as all the emerging coronavirus variant as per the study. तो ऐसा नहीं है कि जो अभी हैं जो थर्ड वेव में या फोर्थ वेव में ऐसा कुछ आता है वेरिएंट आते हैं म्यूटेंट होकर के, तो उनके पर भी ये कोवैक्सीन इफेक्टिव होगी। और आपको पता भी होगा हमने डिस्कस भी किया कि कोवैक्सीन का जो पीडियाट्रिक क्लिनिकल ट्रायल है उसके लिए भी फेज 2 फेज 3 के लिए अप्रूवल मिल चुका है और बहुत जल्दी इनका फेज 3 कंप्लीट होने वाला है पीडियाट्रिक क्लिनिकल ट्रायल्स को लेकर के। एज पर द करंट सिचुएशन अभी तक अप्रैल के मंथ में अगर हम बात करें जो नेशन वाइज रोल आउट हुआ था उसमें भारत बायोटेक ने अप्रॉक्सीमेटली 20 मिलियन डोजेस को सप्लाई किया था इन द मंथ ऑफ अप्रैल। और अभी के लिए भारत बायोटेक इज ऑल रेडी टू प्रोड्यूस एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ कंट्री इंडिया। और इसके बाद वैक्सीन रिलेटेड जितने भी न्यूज़ हैं एक्चुअली उसको कंबाइन कर दिया मैंने। तो बेसिकली आप सबको पता होगा कि जो स्लॉट्स हैं जो गैप्स हैं उनके बीच में जो इंटरवल था स्पेशली कोविशील्ड के केस में लेकर के उसको लेकर के ज़्यादा ह्यू एंड क्राई मचा हुआ था। गवर्नमेंट ने पहले उसको बोला 4 से 6, फिर उसको 8 से 12 कर दिया, फिर 12 से 16 का इंटरवल पीरियड किया। कई जगह इंटरनेशनल फोरम में भी इस इंक्रीज्ड गैप को क्रिटिसाइज़ किया गया। इंडियन गवर्नमेंट ने कहा गया कि इंडियन गवर्नमेंट का फोकस अभी ये होना चाहिए कि जितनी जल्दी वैक्सीनेशन हो पूरे कंट्री का उतनी जल्दी वैक्सीनेशन करें। ये स्टेप लेना कि इंटरवल इंक्रीज कर दें, इट इज़ एक्चुअली अ रिस्की अप्रोच फॉर इंडियन गवर्नमेंट। हमने डिस्कस भी किया था। तो कई सारे क्योस के बाद से फिलहाल के लिए गवर्नमेंट ने बोला है कि ऐसे जो ओल्ड स्लॉट्स जिन्होंने ले लिए हैं जिनकी पहले वैक्सीन लग चुकी थी उनका सेकेंड स्लॉट ऑलरेडी बुक है, उनको वापस नहीं किया जाएगा वैक्सीन की साइड से, उनको वैक्सीन लगेगी। हालांकि जो नए रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, जो फर्स्ट डोज के रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं नए, उनके लिए अब ये गैप इंश्योर करें स्टेट गवर्नमेंट। तो जो क्योस जनरेट हो रहा था कि जो सेकेंड स्लॉट का जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है वो वैक्सीनेशन सेंटर पे जाएंगे उनको वापस कर दिया जाएगा। तो इस तरह की सारी जो अफवाहें रिमर्सन्स को सेंटर गवर्नमेंट ने क्लियर करते हुए कहा है कि जिनका ऑलरेडी सेकेंड स्लॉट बुक है उनको वैक्सीनेशन सेंटर से वापस नहीं किया जाएगा। ऑल्दो जो अब नए स्लॉट जो नए रजिस्ट्रेशन होंगे उनमें ये इंटरवल इंश्योर किया जाएगा 12 से 16 वीक का। अपार्ट फ्रॉम दिस सेंटर गवर्नमेंट ने अप्रॉक्सीमेटली 5 मिलियन जो डोसेस हैं वो डिफरेंट स्टेट्स को प्रोवाइड आगे आने वाले 3 दिनों में प्रोवाइड करने की अनाउंसमेंट करी है, जिसमें स्टेट्स की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनको डोजेस प्रोवाइड करी जाएंगे। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ दिस सप्लाई दैट इज ओवर 1 मिलियन विल गो टू उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। डेफिनेटली पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन होगा एज पर द इंटेंसिटी और द डिग्री ऑफ इफेक्ट, जहाँ पर कितने ज़्यादा केसेस है। तो जो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश विल बी द major or the largest beneficiary for these 3 days, and this is the state-wise allocation of vaccines और कितना कंजप्शन हुआ है और कितना एलोकेशन डिफरेंट स्टेट को हुआ है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका एंड मध्य प्रदेश में दिस पर्टिकुलर ब्लैक बार इंडिकेटिंग द एलोकेशन एंड दिस ग्रे बार इंडिकेटिंग द कंजप्शन।
and this is the graph for maximum doses left and in the pipeline. So this is the availability of the doses, and this is gray bar indicate that is set to go in the next 3 weeks. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप केयर आर्बिट्रेशन अवार्ड को लेकर के, जैसा कि हमने कल एक सेपरेट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो अगर आप केयर एनर्जी और इंडियन गवर्नमेंट के डिस्प्यूट के बारे में जानना चाहते हैं तो यू कैन गो थ्रू विद दैट पर्टिकुलर वीडियो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। नया डेवलपमेंट उसमें ये आया है कि गवर्नमेंट गेयर्स अप टू स्टॉप एयर इंडिया असेट सीजर। तो यूएस में केयर एनर्जी ने यूएस कोर्ट मूव किया था, जहां पर उसने एयर इंडिया के जितने भी असेट्स हैं उसको सीज करने की बात कही थी इन ऑर्डर टू रिकवर द $1.2 बिलियन फ्रॉम इंडियन गवर्नमेंट एज एन आर्बिट्रेशन अवार्ड। दो जो हेग में जो कोर्ट ने अवार्ड दिया था कि इंडिया गवर्नमेंट 1.2 बिलियन केयर एनर्जी को पे करे, उस पर्टिकुलर अमाउंट को रिकवर करने के लिए केयर ने यूएसए में जाकर के यूएसए की कोर्ट में इंडिया के अगेंस्ट केस फाइल किया और कहा कि जो एयर इंडिया के जो असेट्स हैं उसको सीज कर लिया जाए। तो गवर्नमेंट इज ऑल गियर अप टू स्टॉप द एयर इंडिया असेट सीजर बाय यूएस कोर्ट। So hearing of India's appeal challenging the Cairn Arbitration Award is listed on September 1. फिलहाल गवर्नमेंट has not received any official communication on the liability that would fall on the Air India। हालांकि केन किस लीगल रिलेशन से एयर इंडिया को रिस्पॉन्सिबल कर रहा है, एयर इंडिया के एसेट्स को सीज करना चाह रहा है, इस पर अभी तक इंडियन गवर्नमेंट को कोई भी कम्युनिकेशन नहीं मिला है। और इंडियन गवर्नमेंट ने जो काउंसिल टीम है उससे भी कंसल्टेशन स्टार्ट कर दिया है कि वर्ल्ड में या ग्लोबल लेवल पे वर्ल्ड पे इंडिया के जो भी असेट्स हैं उनको केयर एनर्जी के आर्बिट्रेशन अवार्ड के लिए सीज ना किया जाए। सो इंडिया में कंटेस्ट द लॉ सूट ऑन ग्राउंड दैट द अवार्ड इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन होम कंट्री एंड इज अंडर अपील। और गवर्नमेंट इज़ वेरी कॉशियस अबाउट दिस एयर इंडिया, क्योंकि अगर एयर इंडिया के एसेट्स को यहाँ पर सीज करने की बात चलती है, इस पर कोई केस चलता है, तो डेफिनेटली इट हैज़ द इम्पैक्ट ऑन द प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस ऑफ एयर इंडिया, जो कि बहुत टाइम से ड्यू चली आ रही है। तो एयरलाइन को कोर्ट में ड्रैग होने से बचाने के लिए गवर्नमेंट फिलहाल अभी सारे ऑप्शंस अडॉप्ट करे, क्योंकि गवर्नमेंट नहीं चाहती कि फिर से एयर इंडिया का प्राइवेटाइजेशन हॉल्ट हो। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप, वार्निंग बेल ओवर क्रिप्टो promotion. So cryptocurrency exchange which are into brand endorsement in the midst of uncertain future for the industry have drawn the attention of regulators and tax authorities. Recently हमने देखा कि बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ने, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने इंडिया में और वर्ल्ड में भी इवन क्रिप्टो करेंसी को बड़ा प्रमोट किया है, क्रिप्टो करेंसी का बहुत प्रमोशन किया है। बड़ी बड़ी कंपनीज ने इन्वेस्टमेंट जो किया है वो क्रिप्टो करेंसी पर किया है, बट टैक्स अथॉरिटीज और रेगुलेटर्स का कहना है it may be the risky venture, it is a warning bell for every investor, even for every country, because the future is highly uncertain in case of cryptocurrency, and brand endorsement of cryptocurrencies or digital currencies is a warning bell for everyone। क्योंकि इस तरह के ब्रांड प्रमोशन से क्या होगा, ब्रांड प्रमोशन से जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं दे could और they can get mislead और उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अभी तक अगर क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो क्रिप्टो करेंसी को लेकर के बहुत सारी कंट्रीज में कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं आए हैं। नंबर ऑफ कंट्रीज डू नॉट रिकॉग्नाइज क्रिप्टो करेंसी एज अ लीगल टेंडर and legal, that's why legality of the cryptocurrency itself under the scrutiny by different center governments. So brand endorsement of cryptocurrency is a warning bell, and that regulatory authorities and tax authorities should try to curb this. इंडिया की बात करें तो इंडिया में क्रिप्टो करेंसी बिल अभी भी पाइपलाइन में है, अभी भी कोई भी क्रिप्टो करेंसी बिल फिलहाल के लिए फाइनलाइज नहीं हुआ है। एंड मिनिस्ट्रीज आर ऑल, जो भी कंसर्न मिनिस्ट्रीज हैं वो इनपुट और फीडबैक डिफरेंट स्टेक होल्डर पब्लिक से ले रहे हैं उस पर्टिकुलर बिल पर। और बहुत सारी जो क्लॉजेस हैं लाइक बेनिफिशियल ओनरशिप, फिक्सिंग अकाउंटेबिलिटीज, क्रिप्टो एक्सचेंज सेलिंग, ट्रेडिंग, इस तरह के जो निटी-ग्रिटी इश्यूज हैं उन पर अभी भी क्लैरिटी बाकी है। तो ब्रांडिंग विदाउट प्रॉपर डिस्क्लोजर could be misleading more specifically for retail investors, जो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए ये मिसलीडिंग हो सकता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट का, एक्सपर्ट्स का ये कहना है दैट देयर शुड बी प्रॉपर कर्ब ऑन दिस। जब तक कि लीगैलिटी सैंक्शन नहीं हो जाती क्रिप्टो करेंसी की, तो इस तरह के ब्रांड एंडोर्समेंट करना इट्स नॉट गुड फॉर अनसर्टेन फ्यूचर ऑफ द इंडस्ट्री।
होगा क्या, बड़े बड़े जो ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, कंपनीज़ हैं, वो इंडोर्स करेंगे क्रिप्टो करेंसी को, क्रिप्टो करेंसी का प्रमोशन करेंगे। तो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स हैं जिनको बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल मार्केट की समझ नहीं है या बहुत ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी की, उनको लगेगा कि इट इज़ अ प्रॉफिटेबल वेंचर, एक प्रॉफिटेबल एसेट है, प्रॉफिटेबल इंस्ट्रूमेंट है, वो खरीद लेंगे क्रिप्टो करेंसी। और डेफिनेटली डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी जो कि अभी रेगुलेटेड नहीं है, लीगल नहीं है, प्रॉबेबली शॉर्ट टर्म के लिए वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दे, बट लॉन्ग टर्म में जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, छोटे छोटे इन्वेस्टर्स हैं, दे मे गेट एक्सपोज देमसेल्व्स टू अ लार्जर रिस्क, और हो सकता है उन्हें बहुत ज़्यादा लॉस भी बेयर करना पड़े, क्योंकि हम सभी को पता है क्रिप्टो करेंसी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है, क्योंकि कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है, कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ जा रहा है, नो वन नोज, ब्लॉकचेन के पैटर्न पे काम होता है। तो रिटेल इन्वेस्टर्स आर वेरी मच एट अ रिस्क बाय दिस ब्रांड इंडोर्समेंट ऑफ क्रिप्टो करेंसी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। Truck rentals fall another 5 to 7% in the first half of the मैं तो हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स की बात करें तो ट्रक रेंटल्स जो है वो वन ऑफ द हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर। ट्रक रेंटल फॉल कर रहा है तो इसका सीधा इंडिकेशन ये है कि इंडियन इकोनॉमी में शटडाउन का, स्लो डाउन का जो इम्पैक्ट है वो देखने को मिल रहा है कोविड-19 की सेकेंड वेव की वजह से। 5 से 7% ट्रक रेंटल फॉल हुआ है। रेंटल फॉल हुआ इसका मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रहा, गुड्स का एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रक्स की ज़रूरत नहीं है, ड्राइवर्स की ज़रूरत नहीं है, इसलिए रेंटल भी फॉल हो रहा है, रेंट की भी ज़रूरत नहीं है, डिमांड नहीं है, सप्लाई तो है, ट्रक ड्राइवर्स और ट्रक ओनर्स तो बैठे हुए हैं ट्रक देने के लिए, बट चूंकि गुड का ट्रांसपोर्ट नहीं होना है क्योंकि डिमांड नहीं है बिकॉज ऑफ द लोकलाइज लॉकडाउन, बिकॉज ऑफ द अनसर्टनिटी ड्यू टू द कोविड-19, तो ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत भी नहीं है एक स्टेट से दूसरे स्टेट की। तो ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत नहीं तो ट्रक्स की भी ज़रूरत नहीं है, ड्राइवर्स की भी ज़रूरत नहीं, जिसकी वजह से रेंटल फॉल कर रहा है, प्राइस फॉल कर रहा है, और जो ट्रक ओनर्स हैं, ड्राइवर्स हैं, उनको नुकसान हो रहा है। डेफिनेटली दे आर आस्किंग रिलीफ फ्रॉम द गवर्नमेंट, दैट गवर्नमेंट शुड डू something or should provide some sort of economic relief package for the transporters. So basically transporters are seeking relief measure from the government as loss amount to approximately 42,000 crore due to this COVID-19 situation. So that's all for today students. ये सारी न्यूज़ बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर से ली गई हैं। अगर आपको लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमें ट्विटर, रिसर्चगेट, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। And if you have any query and suggestion, please write on comment section below. Like, share and subscribe. Thank you.